हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर Cr2 Cl9 3 नेगेटिव एंड टंगिस्टन 92 Cl3 9 नेगेटिव। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। Cr2 Cl9 3 नेगेटिव, एक कंपाउंड ये दे रखा है W2 Cl9 3 नेगेटिव। अब इसका पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट। देखो मैग्नेटिक मोमेंट, एक तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से आया, मुझे भी इसके बारे में पढ़ना पड़ा था। एक्सपेरिमेंटल डाटा से क्या, इसके लिए तो सिंपल है निकालना, इसके तो कोई बात नहीं है, इसमें तो तुम निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितना आ जाएगा 2x माइनस के 9 इक्वल टू माइनस के 3, तो 9 to L और x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस के 3। मतलब एक क्रोमियम स्टेट कितने आ जाएगा +3, +3 होने का मतलब क्या हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया D3 हो गया। बात ठीक है। अब सबसे पहली मिस्टेक हम यहाँ पे करते हैं, देखो इसमें तो जैसे ऑप्शन में दे रखा था 7.74, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसे ना गिवन हो कि दूसरे तरीके से देता, हम क्या करते हैं कि भाई 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए n इक्वल टू 3, ऐसे ही D3 2 क्रोमियम है ना, एक क्रोमियम ये और एक क्रोमियम ये, तो n इक्वल टू इसमें भी कितने हो गए 3, तो हम ओवरऑल क्या कर देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, n कोष्टक n+2 इनको ऐड करेंगे, 6 + 2 निकाल देंगे, 6 2 8 48, कितना आ जाएगा रूट में 48 और हमारा आंसर 6.89 के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, इतना अप्रोक्स आ जाएगा। लेकिन जब भी मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है वो सिंपल एक सिंगल एलिमेंट का पूछा जाता है, ना कि उन दोनों को कंबाइन करके ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इन्हें एक साथ 6 इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, एक क्रोमियम का निकालेंगे, किससे 3 + के 2 कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 3 15, तो रूट में कितना आ जाएगा 15, तो इसका रूट में 15 तो 3.9 के अप्रोक्स आ जाएगा जहाँ तक है, और इसकी क्या कर देंगे 2 में मल्टीप्लाई, तो हमारा कितना आ जाएगा 7.74 के अप्रोक्स मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, जो कि किसके लिए होगा Cr2 Cl9। तो Cr2 Cl9 जब कभी ऐसे टाइप के क्लस्टर कंपाउंड आ जाते हैं तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन निकालो, एक क्रोमियम में कितने या कोई भी मेटल गिवन है उसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन्हें काउंट करो, और काउंट करने के बाद उसमें क्या कर दो, जितने भी मेटल यहाँ पे गिवन हो गए उसकी मल्टीप्लाई कर दो। कौन सी मिस्टेक से बचना है कि हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि 3 इसमें है 3 इसमें, ओवरऑल 6 हो गया, ओवरऑल 6 करके 6.89 करके हम अपना क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। बात ठीक है। और दूसरा ये क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब लो स्पिन कह रहा हूं सॉरी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखिए W2 Cl9 3 नेगेटिव, अगर इस कंपाउंड को भी सेम हम क्रोमियम वाले मेथड से निकाले तो ये कंपाउंड भी क्या आता है, पैरामैग्नेटिक आता है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 7.74 होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में जो ये कंपाउंड होता है वो होता है डाईमैग्नेटिक। ये कंपाउंड क्या होता है, डाईमैग्नेटिक। अब डाईमैग्नेटिक होने का रीजन क्या हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। सबसे पहला रीजन ये कि जो टंगिस्टन है वो किस में आता है, 5D सीरीज से बिलोंग करते हैं, और 5D सीरीज में जाने के बाद हर एक मेटल का बिहेवियर हाई स्पिन या हर एक लिगेंड का बिहेवियर लो स्पिन की तरह बिहेव करने लगता है, या मैं कहूं कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लगता है। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लगता है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और उसके 3 इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों क्या कर लेते हैं, कपलिंग कर लेते हैं, और ओवरऑल हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर से सुन लो ध्यान से, ये क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि क्रोमियम में 3D सीरीज से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, 3D सीरीज से बिलोंग करता है। लेकिन टंगिस्टन हमारा किससे करता है, 5D सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, प्लस लिगेंड का बिहेवियर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाता है हर किसी मेटल के साथ या हर किसी लिगेंड का 5D सीरीज के साथ। अब जैसे ही इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और बिहेव करने की वजह से दोनों के दोनों मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कपलिंग कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारा कंपाउंड ओवरऑल क्या बन जाता है, डाईमैग्नेटिक बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा कि 7.74 Cr2 Cl9 3 नेगेटिव एंड 0 फॉर W2 Cl9 के लिए। ठीक है, अब देखिए, कंसीडर द सल्फरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट।
देखिए क्या होगा इसमें। करेक्ट स्टेटमेंट देखिए क्या दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है तो इक एसिड दे रखा है, तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड अपना क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कितनी होगी, +6। इसको क्या बोलते हैं, इक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब हम इसमें से एक ऑक्सीजन को कम कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, H2SO3 और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +4। तो ये क्या बन जाएगा हमारा OUS एसिड, सल्फरस एसिड। ऐसे ही अगर एक ऑक्सीजन और कर दूं तो हाइपोसल्फरस एसिड। अब पूछा है कि सल्फरस एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग व्हाइल सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट। देखो जब भी मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब कोई भी मेटल या कोई भी कंपाउंड अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा मैक्सिमम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बोथ एसिड आर रिड्यूसिंग इन नेचर, बिल्कुल गलत है। थर्ड क्या हो गया, बोथ आर एसिड आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ये भी बिल्कुल गलत है। एक ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है, ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखिए, सल्फरस एसिड इज रिड्यूसिंग इन नेचर व्हाइल सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये +4 से क्या जा सकता है, +6 में भी जा सकता है, और +4 से किस में जा सकता है, +2 में भी जा सकता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के थ्रू भी क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है। तो हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा कि सल्फरस एसिड इज रिड्यूसिंग इन नेचर व्हाइल सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ए जीरो डाइपोल मोमेंट। तो जीरो डाइपोल मोमेंट किसके पास होगा, जिसकी परफेक्ट ज्योमेट्री होगी। तो परफेक्ट ज्योमेट्री किसकी है, SiF4 के साथ। टेट्राहेड्रल तो कितना आ जाएगा, जीरो डाइपोल मोमेंट। 75 में देखिए, विच कंपाउंड अंडरगो हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये भी 12th क्लास का क्वेश्चन है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो CuCH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। सबसे पहले ये ग्रुप रिएक्शन में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और हैलोफॉर्म रिएक्शन देने के बाद हमारा क्या कर लेगा, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म फॉर्मेशन कर लेगा, प्लस एक क्या बना लेगा, सोल्ट बना लेगा। अब वो सारे कंपाउंड जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ ये बैठा रहता है कि जिसमें CuCH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा वही हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, लेकिन नहीं, हमारा वो अल्कोहल जैसे CH3 C पे OH CH2 या कोई भी एसिड हो, जब हमारा OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पर लगा होगा वो भी हमारा क्या देगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। चाहे अब वो 2 ब्यूटेनॉल हो, चाहे वो 2 प्रोपेन हो, चाहे वो 2 हेक्सेनॉल हो, चाहे वो 2 सेप्टेनॉल हो, कुछ भी हो, अगर सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप लगा है तो वो भी क्या देगा, हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्योंकि देखो इसमें CH3 और OH ग्रुप क्या है, अटैच है। सेकंड, ये अल्कोहल की बात हो गई। कीटोन में तुम्हें पता कर ही लोगों की COCH3। सेकंड, अगर एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में सिर्फ CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये ही एसिटल्डिहाइड ही हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अदरवाइज और कोई सा भी एल्डिहाइड हमारी रिएक्शंस नहीं देता, सिर्फ यही एक एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड जो हैलोफॉर्म रिएक्शंस देता है। तो क्वेश्चन में देख लेना ध्यान से, हैलोफॉर्म रिएक्शंस, एक तो COCH3 जो कीटोनिक ग्रुप है, दूसरा सेकंड पोजीशन पर अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो वो भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड ही ये रिएक्शन शो करता है, अदरवाइज और कोई सा एल्डिहाइड शो नहीं करता। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेटेलिक सोडियम एडेड इन लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2O3। ये जब भी बर्च रिडक्शन कोई भी पढ़ाता है ना तुम्हें, तो सबसे पहले क्या कराता है, एमोनेटेड फॉर्म में बना के दिखाता है कि क्या फॉर्मेशन होता है। तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो जाता है और NaNH2 का कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो क्या हो जाएगा, NaNH2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबल सीरियम +4 सॉल्यूशन इट शुड बी, अब देखिए सीरियम 4 क्या है, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या दिखाएगा, एसिडिक नेचर की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह। तो क्या दिखाएगा, एसिडिक नेचर दिखाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 78 प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द सेम यूनिट। पहले तो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट बताओ क्या होती है, जूल सेकंड। क्या होती है, जूल सेकंड।
6.626 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। Planck's constant has the same unit as angular momentum, frequency, Hamiltonian and de Broglie wavelength। angular momentum कैसे निकालते हो? L प्लस के 1 इंटू एच, और h क्रॉस क्या होता है? h अपॉन में 2 पाई। तो जो h की यूनिट होगी वही किसकी होगी? एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में सेकंड इनवर्स आएगा। हैमिल्टोनियन का कोई मतलब ही नहीं बनता। डी ब्रोगली वेवलेंथ सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता।